दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निखालजे एलियास आल्सो नोन एज छोटा राजन। कैसे उस शख्स ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम कमाया, बड़ा हुआ, वो पूरी कहानी हम आपको बहुत बार सुना चुके हैं और आपने अपने लेवल पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास उस शख्स की है। हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों की जो आम तौर पर डिस्कस नहीं की जाती या कुछ लोग उनको डिस्कस करना नहीं चाहते। 1988 तक छोटा राजन का एक बहुत बड़ा नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बन गया था। 84 में दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़ के दुबई जाता है और एक तरीके से जो फील्ड था मुंबई में खाली, वो तीनों महाराष्ट्रियन डॉन के पास था, अरुण गवली, अमर नायक और छोटा राजन। और उसी समय 88 में अपने समय के सबसे बड़े सरगना वरदाराजन मुन्ना स्वामी मुडलियार अलियास वर्दा भाई की 88 में डेथ हो जाती है मद्रास में। और एकदम पूरा एरिया, दादर, भाईखला, घाटकोपर, सायन, धारावी, ये पूरा एरिया एक तरीके से बैठे बैठाए छोटा राजन की झोली में गिर गया। एक छोटे से एरिया से छोटा राजन बड़े एरिया का डॉन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की भाषा में एक विंडफॉल थी छोटा राजन के लिए, जिसका उसने बाखूबी फ़ायदा उठाया। देखिए, वो शख्स जो एक ज़माने में वरदाराजन से पैसे लेके काम किया करते थे। मसलन एक एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ी आपको देता हूँ, आपने वो किस्सा सुना होगा, मैंने सुनाया था। जुहू एरिया के एक बहुत बड़े नामचीन बदमाश जॉन परेरा, जॉन भाई जिसको बोलते थे, उसके पास एक प्लॉट था जो वर्दा खरीदना चाहता था। जॉन भाई उसको दे नहीं रहा था, तो वर्दा भाई प्लानिंग करता है उसको ख़त्म करवाने की, उसका मर्डर करवाने की। तो जुहू बीच पे उसका मर्डर किया जाता है और जो लोग वो मर्डर करने जाते हैं उनमें बड़ा राजन, छोटा राजन और इनके साथी। वर्दा ने इनसे पैसा दे के वो काम करवाया। मतलब ये लोग उस समय तक कंट्रैक्ट किलिंग का काम करते थे। उसके अलावा घाटकोपर में, तिलक नगर में इनकी जो टिकटों की ब्लैक चलती थी, छोटे मोटे फेरी वालों से, दुकान वालों से हफ्ता इकट्ठा करना, वो चलता था। लेकिन बड़ा राजन दाऊद भाइयों के करीब था और जब आलमजेब गैंग, मीरज़ादा गैंग से, समद खान के गैंग से दाऊद ने दुश्मनी अपनी लेनी थी, बदला लेना था, तो उसने बड़ा राजन की हेल्प से कंट्रैक्ट किलर हायर किए और पठान गैंग के लोगों को मरवाया। वो किस्सा आप साहब ने सुना हुआ है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताना चाह रहा था कि छोटा राजन और बड़ा राजन एक ज़माने में कभी वरदा राजन से पैसे लेके काम करते थे, कभी दाऊद गैंग से पैसे लेके काम करते थे। लेकिन 84 के बाद बहुत सारे काम छोटा राजन ने इंडिपेंडेंटली किए अपने गैंग के साथ। बहुत बड़ा गैंग हो गया था, 100-150 के करीब गैंगस्टर इसने साथ में जोड़ दिए थे, जो ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोग थे। कांजूरमार्ग, ये एरिया पूरा, घाटकोपर, विक्रोली, ये पूरा एरिया, चंबूर, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। और वर्दा की डेथ के बाद सायन और धारावी में भी इनकी काफ़ी पैंठ हो गई। वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम ने अपना दिमाग लड़ाया और छोटा राजन को अपने साथ जोड़ लिया और उसके लिए मर्डर करवाया गया अशोक जोशी का। छोटा राजन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था अशोक जोशी का मर्डर, जिसके बाद पूरे गैंग को मुंबई छोड़ के दुबई जाना पड़ा। मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि जिस होटल में ऑस्ट्रिया होटल में मैं ठहरा हुआ था, उसी होटल में छोटा राजन के पूरे गैंग मेंबर ठहरे हुए थे।
उनमें एक सरदार जी था तारी, जिसका जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ। बीइंग पंजाबी उससे मेरी अच्छी बनती थी, तो वो भी मेरे साथ वाले रूम में था। तो सब गैंगस्टर्स तकरीबन 4-5 दिन में जब तक उस होटल में रुका तो सब गैंगस्टर से रोज़ाना बातचीत होती थी, हंसी मखौल होती थी, मिलना जुलना होता था। देवरा हैप्पी गो लक्की लॉट था, सब यंगस्टर बच्चे लोग सब, जो बाद में डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जहाँ मारे गए, जहाँ अंदर चले गए, या किसी को नेपाल में मार दिया, किसी को दुबई में मार दिया गया। लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था छोटा राजन का, दाऊद का राइट हैंड मैन बनने का। लेकिन वही एक सबसे बड़ी गलती भी थी छोटा राजन की। 88 तक छोटा राजन का अपना वजूद बन चुका था। उसके लिए कोई ऐसी बड़ी मजबूरी नहीं थी कि वो पूरी तरह से दाऊद का एक कुर्गा बन के काम करे। दाऊद के साथ काम करना और बात है, उसके नीचे काम करना दूसरी बात है। दाऊद अपने बराबर कभी किसी को नहीं बैठाता था, अपने साथ अपने टेबल के साथ कुर्सी नहीं रखता था। जिसको बैठाना है, जब सामने जब पीछे सोफे पे, अपने बराबर कभी किसी को नहीं बैठाता था। तो ऑफिस में भी उसके एक जो एक ऑफिस अपना, उसके साथ उसके भाइयों का, नूरा, अनीस, ये लोग एक कमरे में बैठते थे। एक और कमरे में छोटा शकील और आफ्ताब भट्टी वगैरह वो लोग बैठते थे। जो राइट साइड में एक लंबा सा कैबिन थी, एक पूरा कमरा भी नहीं था, उसमें छोटा राजन और इसके सब पूरे जो ग्रुप के लोग दुबई घूमने जाते थे, वो सब मेला लगा के उस कमरे में बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब छोटा राजन को बाकी लोगों की तरह अपनी हैसियत रख के दुबई में पैर जमाने चाहिए थे, जैसे इसके पहले शरद शेट्टी और इकबाल मिर्ची ने किया था। जैसे सुभाष सिंह ठाकुर और बबलू श्रीवास्तव अपने दम पे वहाँ रहे, लेकिन छोटा राजन पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया दाऊद इब्राहिम पे, क्योंकि छोटा राजन की और उसके साथियों की जो स्पॉन्सरशिप थी, दुबई में रहने के कागजात वो दाऊद ने बनवा के दिए थे, और स्पॉन्सर जो थे वो दाऊद के दोस्त थे, दाऊद के जान पहचान वाले थे। तो उनकी मर्जी के बिना छोटा राजन कहीं आ जा नहीं सकता था। कोई बिजनेस करना है तो उनकी मर्जी से होगा, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है उनकी साथ में भागीदारी रहेगी। तो ये एक तरीके से दाऊद ने छोटा राजन को अपने हाथों में जकड़ लिया था। और उसके साथ साथ दूसरे साल, अगले साल 89 में करीब इसकी शादी होती है दुबई में। शादी भी दुबई में करनी पड़ती है, हिंदुस्तान आने की हिम्मत नहीं हुई, या इतने केसेस थे कि अगर हिंदुस्तान आता तो शायद बहुत साल ज़मानत नहीं होती। ऊपर के हलकों में, ऊपर के हलके मतलब पुलिस के आला ऑफिसर, पॉलिटिशियन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनमें उनके अंदर अभी छोटा राजन की इतनी पैंठ नहीं बैठी थी जितनी दाऊद की ऑलरेडी थी। तो इसलिए छोटा राजन को मुंबई में आके शादी करना गवारा नहीं था। वो शादी के कारण एक और एहसान दाऊद इब्राहिम का छोटा राजन पे हो गया। आज जब आप किसी के अपने खर्चे से शादी करते हो, बहुत बड़ी मेहमान नवाजी करते हो, एक 5 स्टार होटल में पूरी रीति रिवाज के साथ शादी होती है। और ये भी अफवाह उड़ी थी उन दिनों में कि छोटा राजन ने दुबई में मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी की है, निकाह किया है। तो बहुत गर्म अफवाह फैली मुंबई में, बहुत चर्चा हुआ। तो मैंने दुबई फ़ोन करके दाऊद इब्राहिम को और छोटा राजन को, उनसे वो शादी की पहली तस्वीरें मंगवाई, जिनमें छोटा राजन और इसकी बीवी सुजाता, वो महाराष्ट्रियन स्टाइल से जो इनकी ड्रेस थी, गोल टोपी, उसमें 2 लड़ियाँ लटकी हुई, अचकन वगैरह पहनी हुई, वो पूरी तस्वीर मैंने पहली बार छोटा राजन की शादी की अपने अखबार द डेली में छापी थी। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो आम लोगों में हिंदुस्तान में फैली थी, उसको दूर किया गया कि छोटा राजन मुस्लिम धर्म अख्तियार नहीं किया, अभी भी हिंदू है और उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज बल्कि महाराष्ट्रियन रीति रिवाज से हुई है। तो दोस्तों, एक तरीके से
छोटा राजन ने दुबई में रहते हुए कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो इंडिपेंडेंटली अपने पाँव वहाँ पे जमा सके। अब इतना लंबा समय दुबई में रहने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद, काफ़ी सारा हफ्ता मुंबई से उसको पहुँच रहा था जो इंडिपेंडेंटली वो अपने गुर्गों के थ्रू इकट्ठा किया करता था। बिल्डर से, होटल वालों से, बियर बार वालों से, डांस वालों से, जुए के अड्डों से, मटके वालों से, सट्टा वालों से, ये सब पैसा छोटा राजन को उसके एरिए से लगातार मिल रहा था। इतना पैसा आने के बाद भी उसने अपना कोई इंडिपेंडेंट वजूद दुबई में नहीं बनाया। वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, जहाँ दूरंदेशी नहीं थी। अगर किसी तरह, जैसे मैंने पहले कहा, वो शरद शेट्टी की तरह या इकबाल मिर्ची की तरह या इस किस्म के और बहुत से लोग थे दुबई में जो दाऊद के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन काम धंधा अपना इंडिपेंडेंट करते थे। शरद शेट्टी ने अपने होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, उसी तरह इकबाल मिर्ची ने अपने होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए। लंदन में इन्वेस्ट किया, बाहर पैसा लगाया, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट किया और साथ साथ मुंबई में भी किया। तो इस तरीके से छोटा राजन की एक ये कमज़ोरी रही है जिसका बहुत बड़ा खमियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ा है। 88 से 93 तक 5 साल लगातार छोटा राजन दाऊद के साथ दुबई में काम करता रहा। 5 साल में हर बात का हिस्सेदार, हर बात का राजदार छोटा राजन रहा है। और ये बहुत हैरानी होती है जब 93 के ब्लास्ट जो मार्च में होते हैं, उसमें जो लोग दाऊद को दुबई मिलने जाते थे, कहीं ना कहीं से छोटा राजन को इसकी खबर ज़रूर लगी होगी। अगर नहीं लगी तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। जिसके सामने इतने लोग आते थे, मिलते थे, तब तक छोटा राजन बहुत से लोगों को बाई फेस जानने लग गया होगा 5 साल में, कौन लोग दाऊद के करीबी हैं। और जो जो संदिग्ध किस्म के लोग थे, टाइगर मेमन या आज़ाद पठान, इस किस्म के लोग, मोहम्मद डोसा, मुस्तफ़ा डोसा, डोसा ब्रदर्स, ये लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट की जो RDX और हथियार आए, जिन लोगों ने उसकी तस्करी की, मुंबई भेजा, उनमें से आधे लोगों को तो छोटा राजन भी जानता होगा। छोटा राजन ने भी काफ़ी कंसाइनमेंट भेजी हैं गोल्ड की और चांदी की अपने समय में। तो या तो उसने सोचा नहीं कि ये लोगों की क्या कार्रवाई आने वाली है। अगर ऐसा कुछ उसको अंदेशा होता तो उसको बहुत पहले वहाँ से निकल जाना चाहिए था, बजाय इसके कि 93 के एंड में जब छोटा राजन दाऊद को गैंग को छोड़ के अचानक इंडियन एजेंसी की मदद से दुबई छोड़ के जाता है, तो वहाँ पे उनकी दोस्ती ही टूटती नहीं बल्कि बहुत बड़ी दुश्मनी दाऊद गैंग से छोटा राजन की खड़ी हो जाती है। और वो छोटा राजन को सारी उम्र, जब तक वो 2015 में भारत वापस नहीं आया, 93 से लेके 2015 तक 15 साल और 7 साल, 22 साल छोटा राजन की 22 साल उसके अपनी जान की रक्षा करने में निकले। अगर वो दाऊद से पहले अलग हो गया होता, दुश्मनी नहीं होती, तो जितना समय छोटा राजन ने डर डर के बताया है, वो अपना को और बिजनेस कर सकता था, या शायद हिंदुस्तान एजेंसीज के थ्रू हाजिर होकर यहाँ पे अपने केस निपटा लेता। तभी यंग था, उम्र भी इतनी नहीं थी, एजेंसी के साथ काम करने लगा था, वापस आ जाता, एजेंसी वाले भी हेल्प करते। बहुत से लोग वापस आए और कुछ सालों के बाद सजा भुगत के अपना लाइफ में सेटल हो गए, या अगर हैं भी तो हिंदुस्तान की जेल में हैं। तो वो जो 22 साल डर डर के हर समय खतरे के नीचे जीना, ये बहुत महंगा पड़ता है। और उसके खर्चा कितना करना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए आदमी रखने पड़ते हैं, हर समय समय पे अड्डा बदलना पड़ता है, देश बदलना पड़ता है, कभी थाईलैंड, कभी मलेशिया, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा, कभी कंबोडिया, कभी लाओस, कभी वियतनाम, कभी मनीला। ऐसे दूसरे देशों में घूमते घूमते आदमी की ज़िंदगी खराब हो जाती है।
और अल्टीमेटली आदमी इतना थक जाता है कि वो लड़ाई की हिम्मत नहीं रहती, उम्र हो जाती है और लिंक्स आगे आगे कम होने लग जाते हैं। जब तक आप एक अड्डे पे बैठते नहीं हो तो आपका दबदबा कायम नहीं रहता। लोग सोचते हैं जो खुद अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है उसको पैसा देने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक बहुत उनके धंधे पे असर पड़ता है। धंधा भले क्राइम का हो, 2 नंबर का हो, आपके पास अड्डा नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो आपकी कोई सुनेगा नहीं। तो अल्टीमेटली जब छोटा राजन पे 2000 में जानलेवा हमला होता है, वो छोटा राजन को हिला के रख देता है। एक एक करके उसके लोग उसको छोड़ के जाने लगते हैं। शक की उसकी एक आदत ने उसके बहुत लोगों को उससे दूर किया। बहुत जल्दी किसी के खिलाफ कही हुई बात मान जाता था, जिसको कान का कच्चा कहते हैं। किसी ने भड़का दिया तो भड़क जाना, और बाद में जब उसको रियलाइज़ होता था मैंने गलती की है, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती थी। तो जब तक छोटा राजन को यह एहसास होता था कि मेरे से गलती हो गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी, और उसके लिए उसको उसकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। वो लोग जो उसके साथ एक समय साए की तरह रहते थे, विकी मल्होत्रा हो या उसके और साथी इसी किस्म के, उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोगों को नेपाल में मार दिया, कुछ लोगों को बैंकॉक में मारा गया, कुछ लोग उसके मुंबई में मार दिए गए। तो जो उसके खास थे, करीबी थे, वो या तो मारे गए, जहाँ इसके साथ साथ छोड़ने से चुप करके बैठ गए, जिसको कल्टी मारना कहते हैं मुंबई की भाषा में। वो कल्टी मार गए, गायब हो गए सीन से। और जो कुछ बचे थे उन्होंने क्राइम की दुनिया छोड़ दी। आज तक वो लोग केस जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, जो पुराने केस चल रहे हैं। और दाऊद को छोड़ के 93 में जो छोटा राजन ने अपनी सर्वाइवल के लिए एक टैग चुना कि मैं देश भगत डॉन हूँ, मैं उन लोगों को चुन चुन के मारूंगा जिन लोगों का हाथ मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में था। वो एक कहानी। दूसरा, ये एक छोटा राजन का सर्वाइवल प्लान था। उसको पता था कि दुबई छोड़ के उसकी जान खतरे में रहेगी, और वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसको सबसे बड़ी सुरक्षा कोई दे सकता है तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी दे सकती हैं, जिनके साथ उसने हाथ मिलाया था। तो आज के दिन ये किस्सा यही ख़त्म करेंगे। कल के लिए आपको सुनाएंगे कि आईबी और दूसरी एजेंसीज के साथ मिलके छोटा राजन ने अपनी सर्वाइवल के लिए क्या क्या किया, और एजेंसीज ने उसको उसकी जान बचा के ऑस्ट्रेलिया से कैसे वापस ला के उसको तिहाड़ जेल में बैठा दिया, जहाँ पे कम से कम उसकी जान को खतरा नहीं है। ये कहानी आने वाले दिन में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।